बीए भाग तृतीय के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम रघुवीर सहाय की कविता पढ़ेंगे, हमारी हिंदी। ये एक व्यंग्यात्मक कविता है और हमने इससे पहले रघुवीर सहाय की कविताएं पढ़ी हैं, तो इसी क्रम में अगली कविता आज हम शुरू करते हैं। देश में जो हिंदी की स्थिति है उसके बारे में कवि ने बात की है कि हिंदी क्योंकि अपने घर की भाषा है और हम दूसरी भाषाओं को महत्व देते हैं, अपनी भाषा जो है उसको हम कितना कैसा उपयोग करते हैं उसकी तुलना उन्होंने एक स्त्री से की है। तो आइए देखिए, अपन पढ़ते हैं। हमारी हिंदी एक दुहाजू की नई बीवी है, बहुत बोलने वाली, बहुत खाने वाली, बहुत सोने के गहने गढ़ते जाओ, सर पर चढ़ते जाओ, वह मुटाती जाए, पर सीने से गंधाती जाए। तो यहाँ कवि हिंदी भाषा के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी हिंदी जो है वो एक दुहाजू की बीवी है, यानी जो व्यक्ति जिसकी पहली पत्नी कहीं उसे छोड़कर चली जाए और दूसरी पत्नी आ जाए, या फिर पत्नी मर जाए तो दूसरी पत्नी से विवाह कर ले, तो उस व्यक्ति से, उस स्त्री से तुलना इन्होंने हिंदी की है कि हमारी हिंदी भाषा जो है वो एक दूज की पत्नी जो होती है, दूसरी बीवी जो है होती है, उसकी तरह है। बहुत बोलने वाली, बहुत खाने वाली, बहुत सोने वाली। कि वो जो हिंदी है वो उस दूसरी पत्नी की तरह कैसे है, जैसे दूसरी पत्नियां होती है, अक्सर देखा गया है समाज में, वो बहुत वाचाल होती है, बोलने वाली होती है, खाती भी बहुत है, सोती भी बहुत है, क्योंकि उसे बहुत ध्यान से रखा जाता है। तो वो जो है थोड़ी नखरे करने वाली होती है। तो उसकी तरह हिंदी की स्थिति है, क्योंकि बोली तो जाती है, अपनी हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। गहने गढ़ाते जाओ, सर पर चढ़ाते जाओ। जो दूसरी बीवी होती है वो जिस प्रकार उसको कितने गहने चढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर दूसरी भी छोड़ के चली गई तो आदमी का क्या होगा। एक व्यंग्य है समाज में कि दूसरी पत्नी को लोग बड़े व्यक्ति जो होते हैं, आदमी जो होते हैं, वो बड़े ध्यान से रखते हैं कि कहीं ये ना चली जाए। तो कवि वर्णन करते हैं कि जैसे दूसरी बीवी को गहने चढ़ाते जाओ, सर पर चढ़ाते जाओ, वैसे ही लोग हिंदी को सर पर चढ़ाते हैं। और उसमें असली शब्द जो होते हैं, जो लोक से मिलते हैं, जन से मिलते हैं, जो क्षेत्रीय भाषाओं के होते हैं, उनकी बजाय उसको और ज़्यादा अलंकारों से गढ़ करके व्यक्त करते हैं। वह मुटाती जाए, पसीने से गंधाती जाए, घर का माल मैके पहुंचाती जाए। अभिप्राय है कि जिस प्रकार जो दूसरी बीवी होती है वो खाती जाती है, मोटी होती जाती है, पसीने से गंध आती रहती है, और घर का सारा माल जो है अपने पीहर में पहुंचाती जाती है। वही स्थिति हिंदी की हो गई है कि लोग क्या करते हैं, जो थोड़े पांडित्य प्रदर्शन वाले होते हैं उस पे अलंकारों का बोझ डालते जाते हैं, उसको विशुद्ध हिंदी होने के चक्कर में, और लोग से अलग कर देते हैं, तो वो अपने ही घर में रह जाती है। हिंदी जो होती है उसका हम क्या चाहते हैं, हमारी हिंदी विश्व में हर जगह पहुँचे, लेकिन कैसे पहुँचेगी जब हम उसको सर पर चढ़ा लेंगे और उस पर बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करेंगे, जो आम आदमी से दूर चली जाएगी, अपने ही घर वालों की होके रह जाएगी। तो जो अहिंदी भाषी हैं उनको कितनी तकलीफ होगी ऐसी हिंदी से। तो उस बीवी की तरह हो गई है जो सारा माल अपने मैके पहुंचा देती है। पड़ोसियों से जले कचरा फेंकने को लेकर लड़े। कि ये जो हमारी हिंदी है वो ऐसी हो गई है कि जैसे जो दूसरी बीवी होती है जो पड़ोसियों से जलती है और कचरा फेंकने को लेकर लड़ाई करती है। घर से तो खैर निकलने का सवाल ही नहीं उठता। औरतों को जो चाहिए घर में ही है, एक महाभारत है, एक रामायण है। कवि कहते हैं कि हिंदी ये उसकी प्रगतिशीलता को लेकर प्रश्न चिन्ह है, कि जैसे जो दूसरी बीवी होती है वो कचरा फेंकने को लेकर के लड़ती है और घर से नहीं निकलती है, और सब कुछ उसको घर में चाहिए, रामायण महाभारत सारी चीज़ें वो देखती रहती है। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर ये है कि जो हिंदी भाषा है वो दूसरे पड़ोसी देशों और पड़ोसी राज्यों की भाषाओं से जलेंगे हिंदी भाषी लोग, और
एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाएगी भाषा तभी तो उसका विकास होगा, लेकिन वो पहुंचती नहीं है क्योंकि उसको घर में ही सब चाहिए। अभिप्राय है कि उसमें अगर भाषा में कई सारे शब्द आएंगे तो जो पंडित लोग हैं, पांडित्य प्रदर्शन वाले लोग हैं, भाषा के जो ठेकेदार बने बैठे हैं हिंदी भाषा के, वो क्या करेंगे, वो उस भाषा को कहीं मिलने जुलने नहीं देंगे और उसमें अपनी चलाते हैं, अपने नियम कानून बनाते हैं, उसका अपना रामायण महाभारत जो परंपराएं चली आ रही है उसी को उसमें व्यक्त करते हैं। तुलसीदास भी की भी, राधे श्याम की भी, एक नागिन की स्टोरी में गाने और एक खारी बावली में छपा कोकशास्त्र, एक खुसट महरीन है परपंच के लिए। जिस प्रकार जो घरेलू महिलाएं होती है, दूसरी बीवी होती है किसी की, वो तुलसी की, राधे श्याम की या किसी भी प्रकार की जो धार्मिक पुस्तकें हैं, किताबें हैं, उनको अपने घर में ही पढ़ना चाहेगी। कोई नागिन की जो कहानी है वो, और कोई गाने, ये धुनें जो है वो सारी की सारी वो उसकी पसंद की चीज़ें होगी जो घर में ही रखेगी। और खारी बावली में जो खारी बावली स्थान जहाँ कोकशास्त्र की पुस्तक और उसके जो सपने हैं वो बस यहीं तक सीमित रख दिए हैं कि मुंबई की गलियों और वहाँ में छपा कोई कोकशास्त्र, कोई खुसट सी बुरे व्यवहार की एक घर में महरी नौकरानी रखती है प्रपंच के लिए। जिस तरह ऐसी महिला होती है, उसी प्रकार जो हिंदी भाषा है उसमें भी ये सारी जो पारंपरिक चीज़ें हैं जो आपको प्रगतिशीलता में बाधक होती है। कोई भी महिला आप देखिए, अगर उसके पास अपनी एक नौकरानी है, अगर वो टीवी में बैठी बैठी सीरियल देखती है या पुस्तकें पढ़ती है, बाहरी दुनिया का कत्ते हवा ही नहीं लगती उसको, तो उसका व्यक्तित्व कैसा होगा? वो बिल्कुल एक तरह से संकड़ी हो जाएगी और अपने आप में सीमित हो जाएगी। यहाँ कवि ने इन प्रतीकों के माध्यम से, महिला जो बताई है वो प्रतीक है, तो इन प्रतीकों के माध्यम से ये बताया है कि हिंदी को एक जो सीमित क्षेत्र है उस तक बांध दिया है और उसका विकास नहीं होने दिया लोगों ने। तो इस पर एक करारा कवि ने व्यंग्य किया है ऐसी महिला के माध्यम से। एक अधेड़ खसम है जिसके प्राण अकच्छ किए जा सकें, एक गुचकुलिया सा आंगन, कई कमरे, कुठरिया एक के अंदर एक, बिस्तरों पर चिकट तकिए, कुर्सियों पर गोंजे हुए उतरे कपड़े, फर्श पर ढनकते गिलास। यानी देखिए आप कितनी ऐसी महिला जो कि बिल्कुल समझदार नहीं हो और फूहड़ हो, उस फूहड़ महिला से तुलना की है कि जिसके एक अधेड़ सा पति हो और जिसको आप जब चाहे जो कह सको, एक छोटा सा आंगन हो और उसमें कई सारी छोटी छोटी कोठरियाँ हो, सीलन से भरी हुई, बिस्तरों पर तकिए मैले हो और कुर्सियों पर कपड़े उतार करके फेंके हुए हों, फर्श पर गिलास लुढ़के पड़े हों। आप सोचिए कि इस प्रकार का घर अगर किसी का है तो कैसा होगा? गंवार होगा। अगर हमें समय के साथ चलना है तो हमें उन प्रतीकों को उठाना पड़ेगा, उन चीज़ों को उठाना पड़ेगा जो हमारे देश की सीमाओं से पार भी हो सकते हैं, हमारे राज्य की सीमाओं से पार भी हो सकते हैं। तो आप देखिए, इसको साधारण सी बात से समझिए कि ऐसी कोई महिला हो जो घर में ही सड़ी रहे, जो पति से लड़ाई झगड़े करे और मैले कुचेले घर, कुर्सियों के ऊपर तकियों के कवर पड़े हैं और गिलास इधर उधर लुढ़के पड़े हैं, तो ऐसी महिला क्या प्रगति करेगी? कुछ नहीं करेगी। इसकी बजाय अगर वो बाहर निकलेगी, वो अपने ज्ञान का परिवर्धन करेगी, ज्ञान को और ज़्यादा विस्तार देगी, तो क्या होगा? वो उसका व्यक्तित्व निखरेगा। तो हमें आज हिंदी को उस महिला की बजाय एक आधुनिक महिला के रूप में बनाना होगा। अभिप्राय है कि हिंदी में नए शब्द आए, वो अपने विस्तार करे, ऐसी कवि उम्मीद करता है। खूंटियों पर कुचैली चादरें जो कुएं पर ले जाकर खींची जाएंगी, यानी जिस घर में खूंटियों के ऊपर मैली कुचली चादरें पड़ी है जो कभी कुएं पर ले जा करके धोई जाएगी, खींची जाएगी, यानी कूट कूट कर धोई जाए, ऐसी स्थिति हो। घर में सब कुछ है जो औरतों को चाहिए, सीलन भी
और अंदर की कोठरी में 5 सेर सोना भी, और संतान भी जिसका जिगर बढ़ गया है। यानी कवि ने करारा व्यंग्य किया है हिंदी भाषा की जो वर्तमान स्थिति है उसमें। आप देखिए उस औरत की तरह है जिसका घर सीलन से भरा हुआ हो, 5 सेर सोना तो होगा उसके पास, और संतान जिसका मतलब जो बीमारी से भरी हुई हो, जिगर बढ़ गया हो, जिसका तिल्ली बढ़ गई हो। तो इस प्रकार की एक अपढ़ और फूहड़ महिला की सी स्थिति जो है हमारी हिंदी भाषा की हो गई है। इस प्रकार से ये कविता आगे चलती है और इसमें कवि ने कुल मिलाकर हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी जो दुर्दशा है उसका कवि ने वर्णन किया है कि कवि अंत करते हैं इस तरह से। एक स्लाइड बनने से चूक गई है, मैं आपको बता देती हूँ। सीलन भी और अंदर की कोठरी में 5 सेर सोना भी, और संतान भी जिसका जिगर बढ़ गया है, जिसे वह मासिक पत्रिकाओं पर हगाया करती है, और जमीन भी जिस पर हिंदी भवन बनेगा। यानी आप देखिए वैसी स्त्रियां जो अपने बच्चों को जो पोटी कराना होता है वो भी किसी भी मासिक पत्रिकाएं आती है उन पर बच्चों को पोटी करवा देती हैं। तो ये कितना बड़ा पढ़ाई का और भाषाओं का कितना बड़ा जो है अपमान है वो करने वाली। और कवि कहते हैं कि और जमीन भी जिस पर हिंदी भवन बनेगा। यानी एक तरफ तो हम हिंदी के इतने हिमायती हैं कि ऐसे लोगों में ज़मीन तलाशते हैं। कहने वाले चाहे कुछ कहें, हमारी हिंदी सुहागिन है, सती है, खुश है। उसकी साध यही है कि खसम से पहले मरे, और तो सब ठीक है पर पहले खसम उससे बचे, तब तो वह अपनी साध पूरी करे। देखिए अंत में कवि ने कितना बड़ा व्यंग्य किया है कि ऐसी जो औरतें जो ये चाहती हैं कि पति से पहले वो मर जाए, लेकिन अंत में जो है कवि ने मारक व्यंग्य कर दिया कि और तो सब ठीक है पर पहले खसम उससे बचे। तब कि खसम से पहले, पति से पहले मरने की तो सोचती है, लेकिन उसकी दुर्गत को देख के पति पहले ही मर जाएगा, वो बचेगा भी नहीं। अभिप्राय है कि हिंदी भाषा बचेगी नहीं अगर हम प्रगतिशीलता की ओर नज़र नहीं फैलाएंगे या अपना दृष्टिकोण संकुचित रखेंगे तो हिंदी को नुकसान होगा। तो यहाँ बड़े करारा व्यंग्य कवि ने किया है। कुछ लोक भाषाओं, लोक में चलने वाले शब्दों को, जैसे खसम आदि शब्दों को, जैसे अपन ने इसमें देखा ना बहुत सारे शब्द है, कुचैले, खूंटियों पर टंगे हुए कपड़े, है ना, लोक जीवन की जो चीज़ें हैं ना, कुर्सियों पर, तकियों पर गोंजे हुए कपड़े, है ना, ये गोंजे हुए शब्द, गुचकुलिया सा आंगन, है ना, और खसम, और इसी तरह से नागिन की स्टोरी, कोकशास्त्र, खुसट माहरीन, परपंच, है ना, ये शब्द जो है ना, इन शब्दों को देखिए आप। और भी जैसे सारी स्लाइड में मैं आपको दुहाजू की नई बीवी है ना, तो ये कैसी उपमाएं दी है। उपमा की दृष्टि से भी ये बहुत ही नया प्रयोग है कवि का, और शब्द भी ऐसे लिए हैं जो कि लोक जीवन से उठाए गए हैं, जो हर आदमी आसानी से समझता है। और जो बात कवि कहना चाहते हैं उसकी जो मारक क्षमता है, यानी जैसे चिकोटी काटते हैं तो जो दर्द होता है ना, वही दर्द यहाँ इन कविताओं में प्रकट होता है। तो बच्चों, पढ़ना, आप इस महाविद्यालय के YouTube चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना और पढ़ना। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।